सो हमने देख लिया कि कैसे मोनोक्रॉपिंग से क्या होती है, सॉइल फर्टिलिटी कम होती है, मैंने को बता दिया। क्वेश्चन लिखिए, हाउ ठीक है। इन एडिशन द पैडी फील्ड्स नो लॉन्गर टीम। अब क्या है, चाइना में एक बहुत अच्छा आसान तरीका वो लोग अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं कि अपने चावल के खेतों में क्या करते हैं, क्रैब्स को और मछलियों को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, क्रैब्स और मछलियों को छोड़ देते हैं, और इससे क्या होता है, मछली जो है, जो कीड़े मकोड़े पैदा उसको खा लेती है, क्रैब्स उसको खा लेते हैं, और पॉटी जो करते हैं वो लोग, उससे ऑटोमेटिकली क्या होता है, ह्यूमस क्रिएट होता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ जाती है उस एरिया की। ठीक है। और उसको बाद में फार्मर्स क्या करते हैं, क्रैब्स को पकड़ करके, मछलियों को पकड़ करके बेच करके अपना एक ड्राई सेरेमनी बना लेते हैं। तो आजकल लोग ऐसा कर नहीं रहे हैं, है ना। दे से द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स डू नॉट अलाउ फिश टू सर्वाइव। वो क्या कह रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर और जो पेस्टिसाइड है वो फिश को मार रही है। अनदर चेंज इन दिस यूज इज द यूज ऑफ फार्मा यार्ड मैनुअर। क्या है, और क्या हो गया है, फार्म में बनाने वाला गोबर को जो हम लोग खाद बनाते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, घुरवा जो हम लोग बोले छत्तीसगढ़ी में। In the past, the farmers supplied organic manure in their fields, which they claim used to lower the incidence of pest attack. क्या होता है, ये ऑर्गेनिक मैनुअर से वे ये क्लेम कर रहे थे कि पेस्ट अटैक कम होते हैं। ठीक है। ये भी बहुत बड़ा एक वो एक उदाहरण है कि जैसे कि आप क्या समझ सकते हो, जो गोबर है ना, और गोबर का आपने क्या घोर में रखा हुआ है, वो सड़ रहा है, सड़ने के बाद उसको अच्छा फर्टिलाइज़र हो जाएगा, उसको आप डालोगे तो ऑर्गेनिक ह्यूमस अगर काम तो करेगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल फर्टिलिटी को कम करती है, क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें होते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, अलग अलग स्ट्रेन के बैक्टीरिया होते हैं जो एग्रीकल्चर को प्रमोट नहीं करते। इससे क्या होता है, अल्टीमेटली थोड़ा सा नुकसान हो जाता है ना। लेकिन वो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, क्योंकि नेचुरल प्रोसीजर है तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। फाइनली द मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस दैट दे हैव अडॉप्टेड हैव मेड देम मोर डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स। क्या है, ट्रेडर्स के ऊपर डिपेंड कर दिया गया है। दे नाउ हैव टू बाय इम्प्रूव्ड सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स फ्रॉम मार्केट से लेना पड़ेगा, उसके बाद उसका उगाओगे। हाउ प्रीवियसली दे यूज टू स्टोर एंड प्रोड्यूस वॉट एवर द नीड। पहले क्या था, वे स्टोर करते थे और जो भी उनकी इच्छा उसको उगाया करते थे। ट्रेडिशनल सीड्स ऑर्गेनिक प्रोड्यूस फॉर फार्मिंग ऑफ द हाउस होल्ड लेवल। अब ये नहीं हो रहा, तो ये चेंज ऑफ पैटर्न इसमें भी आ जाएगा, है ना। सो लेट्स सी दिस पार्ट। All these things we have studied is for the ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन एग्रीकल्चर। अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन है क्या है, एक तरीका हमने अभी पढ़ रहे हैं इसके बारे में, है ना। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच कंट्री इकोनॉमी इज इंटीग्रेटेड इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स सो दैट गुड्स कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इससे तात्पर्य समझ जाइए, मान लीजिए हमारे कंट्री में अच्छे से क्रॉप नहीं हो पाया तो दूसरे कंट्री से मंगा लेंगे, कुल मिला के इसका मतलब है। और हमारे कंट्री कुछ इसको चाहिए, अच्छा लगता है, उसको दे देंगे बदले में। यह ट्रेडिंग बैरियर, ट्रेडिंग को क्या करना, बढ़ावा देने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। ग्लोबल हो गया, मतलब हमारे यहाँ चीज़ों को सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे इकोनॉमिक बूस्ट होगी आपकी, बिजनेस बढ़ेगा और फूड वेब की संभावना बढ़ जाएगी। टुडे एग्रीकल्चर हैज़ बिकम ए कमर्शियल एंटरप्राइज। अब क्या है, एक एग्रीकल्चर क्या है, बहुत बड़ा कमर्शियल एंटरप्राइज हो गया है। डेवलप्ड कंट्रीज हैव टेकन ए नंबर ऑफ स्टेप्स टू स्ट्रेंथन देयर फूड सिक्योरिटी एंड कंट्रोल द ट्रेड इन द एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। ठीक है। फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए और ट्रेड को मेंटेन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्टेप उठाए रखे हैं। जैसे कि अमेरिका में क्या है, 46% से ज़्यादा पर अमेरिकन लैंड को बिल गेट्स ने खरीद लिया एग्रीकल्चर के लिए। अब वो एग्रीकल्चर का अकेला मालिक हो गया है। ठीक है। वैसे बड़े बड़े लोगों ने क्या किया है, एग्रीकल्चर लैंड को खरीदा हुआ है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ताकि उसको कमर्शियली उसको क्या कर सकें लोग, इंटीग्रेट कर इम्प्लीमेंट कर सकें। अब कमर्शियल इम्प्लीमेंटेशन जब होता है तो उसमें क्रॉप्स उगाने में भी ध्यान दिया जाता है, सॉइल इक्वालिटी मेंटेन करने में ध्यान नहीं आता। ठीक है। इसीलिए जो केमिकल फर्टिलाइजर से बनाया गया जो क्रॉप्स है उसमें केमिकल इंटीग्रेशन होते जा रहा है और टॉक्सिक होते जा रहा है एग्रीकल्चर दिन ब दिन। देखिए क्या लिखा हुआ है, द डेवलप्ड कंट्रीज यूजिंग हेविली सब्सिडीज एग्रीकल्चर ऑपरेशन फॉर फार्मर्स। फॉर एग्जाम्पल यूएसए सब्सिडीज पैडी एंड वीट कल्टिवेशन बाई 47%। क्या कर रहे हैं ये, 47% जो वो लोग उगाते हैं उसको गवर्नमेंट रख लेती है। यूरोप वाले 40% को रख लेते हैं और 32% जापान में रख लेते हैं अलग अलग। ठीक है। जापान बाई 89%, 99% रेस्पेक्टिवली। तो इस तरह से वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना अपना सब्सिडी को रखते जा रहे हैं, मतलब इतना उगाया तो इतना गवर्नमेंट का हो गया, कुल सीधा मतलब यही है। दिस सब्सिडीज लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फॉर फार्मर्स इन विच
इन दिस कंट्रीज और इवन कम्प्लीटली कवर देम। क्या है इसका मतलब? ये क्या कर रहे हैं, बाद में इसी सब्सिडी को रिटर्न करने के लिए क्या करते हैं वे, जब फार्मर उगाने के लिए जाते हैं तो उनको कम प्राइस में प्रोडक्शन का कॉस्ट पड़ता है, ठीक है, लेकिन उनको ये यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि जब उसको बेचते हैं तो उसको कितना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट अलाउ देम टू एक्सपोर्ट देयर प्रोड्यूस एट लोअर कॉस्ट। अभी क्या है इसका मतलब? ये कोई सेंस है इस बात का? या मैं पूछ रहा हूँ कि फार्मर को कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं? तो लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट है तो उसको बाहर बेचने या एक्सपोर्ट करने के लिए कम दाम में क्या करना पड़ेगा? भेजने का, हाँ, दूसरे किसी कंट्री को लेना ट्रेडिंग के लिए, तो उसको उसके लिए फ़ायदा भले, लेकिन जो गवर्नमेंट, जो इंसान उसको पैदा कर रहा है, उसको मार्केट से कितना प्राइस मिला? ये बहुत बड़ा सवाल है। दे आर थस एबल टू जनरेट डिमांड फॉर देयर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ इन द इंटरनेशनल मार्केट। अब देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में भले खुद जनता भीख मांग के मर जाए, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट इन ए पोजिशन टू सब्सिडाइज द एग्रीकल्चर, ठीक है। फार फ्रॉम गिविंग सब्सिडीज, द गवर्नमेंट इन इंडिया बाई वेरियस मीन्स टैक्सेस पैडी बाई 1.17% एंड वीट बाई 3.83%। टैक्स इतना ज़्यादा है कि गिन नहीं सकते। देखिए, दिस मेक्स अवर प्रोड्यूस एक्सपेंसिव। इससे क्या होता है? टैक्स लगाने से, गवर्नमेंट की वजह से हमारा जो प्रोड्यूस हो गया एक्सपेंसिव जाता है। फिर भी इसमें सवाल ये उठता है कि जो पैदा कर रहे हैं उसको कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है, ये तो हम जान ही रहे हैं। दैट इज़ वाई द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज कैन नॉट कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जो इसलिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज में, भी इंटरनेशनल मार्केट में नहीं पहुंच पाता। डिस्पाइट द प्रोटेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, द डेवलप्ड कंट्रीज continue to subsidize their agriculture. Now under globalization policies, developing country like India have to allow agriculture produce of developed countries to be sold in their market. इससे क्या करना पड़ रहा है उनको? तो डेवलप्ड कंट्रीज जो पहले डेवलप हो चुके हैं उनके फूड को यहाँ मतलब मार्केट में बेचना पड़ रहा है उनको। दिस विल हैव द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स व्हेन द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स आर राइजिंग एंड मेक फार्मिंग अनइकोनॉमिकल। इससे क्या हो रहा है? ग्लोबल, हमारे यहाँ खुद के लोगों का, जो हम जैसे बात कर रहे थे अभी कि क्यों एग्रीकल्चर लैंड, जो भारत के जो फार्मर हैं उनके फसल को कम दाम में लिया जाता है, उनको सही दाम बढ़ा कर दिया नहीं जाता। ये कारण इसका ये मुख्य, ठीक है, इसको याद रखिए आप। व्हाट इज़ द रीज़न वाई द इंडियन पीपल, और लिख लीजिए व्हाट इज़ द रीज़न वाई द इंडियन, व्हाट इज़ द इन दोनों पैराग्राफ में लिखिएगा उसको, ठीक है। देखिए, वी आर नाउ सीइंग अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थ्रू बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स टू चेंज द जेनेटिक मेकअप ऑफ द रिंगन। अब जेनेटिक मेकअप ही बदल दिए। जो सबसे खतरनाक चीज़ें होती हैं हम लोग खाते हैं वो हैं GMO। ये प्रोडक्टिव देती जरूर है, लेकिन इसमें नेचुरल जीन्स नहीं होते, ये मॉडिफाइड जीन्स होते हैं। तो जीन्स मॉडिफाई करने पर भी कुछ ना कुछ और मॉडिफाई होगा। इस बात को याद रखिए। सबसे आसान तरीका क्या है इसको समझने का? आपने रूबिक्स क्यूब तो देखा होगा। रूबिक्स क्यूब में क्या होता है, एक चीज़ को बदलने से दूसरी चीज़ बदल आता है। तो आपको एक चीज़ अचीव करने के लिए दूसरी चीज़ को अचीव करने के लिए दूसरी चीज़ को बदलना पड़ता है। तो वन चेंजेस ए डिफरेंट थिंग, है ना, और एक से दूसरी चीज़ बदल जाता है। इससे क्या हुआ, नेचुरल साइकिल बिगड़ता है और कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। अब वो बदलाव कैसा है, अच्छा है बुरा है, हमको नहीं पता, ठीक है। बाय इंट्रोड्यूसिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज इन देयर जीनोम, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन is seeing undreamed of increase in the new strains of food grain vegetables crops as well as new kinds of fertilizer pesticides and plant nutrients। हर साल नए केमिकल्स आ रहे हैं, फर्टिलाइजर आ रहे हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू द लेबोरेटरी, इट इज़ नाउ ए ह्यूज कमर्शियल एंटरप्राइज। अब टेक्नोलॉजी क्या हो गया, ह्यूज कमर्शियल एंटरप्राइज हो गया है। और $5 billion हैव बीन इन्वेस्टेड इन द इंडस्ट्री। कंपनीज प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स एंड अदर एग्रीकल्चर इनपुट्स स्पेंड 4 to 5 crore रुपीज़ एवरी ईयर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एलोन। इसी में वो लोग डेवलपमेंट में इतना खर्चा कर दें तो प्रॉफिट भी तो कमाएंगे। इसीलिए जो इम्प्रूव सीड हो क्या हो जाता है, और महंगे हो जाते हैं। इन द वेस्टर्न वर्ल्ड देयर आर ओवर 300 साइंटिफिक एंटरप्राइजेस इन्वॉल्व इन सच रिसर्च। मैनी ऑफ देम हैव बीन एक्वायर्ड बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, है ना, जो हमने पढ़ा ग्लोबलाइजेशन में, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन MNC।
सच एज एलाइड, साइनामाइड, सेवरॉन, डुपॉन्ट, चिवा, जिगी एक्सेट्रा, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। हैज़ नॉट स्टैब्लिश देयर मोनोपोली इन द इंडस्ट्री, क्या लोगों ने इन्हीं के रिसर्च किए हुए इंडस्ट्री सीड्स को पूरे सब जगह भेजा जा रहा है। अब ये अगर अपने देश के लिए अच्छा बनाया और आपके देश के लिए जो बैच बनाया उसको ख़राब बनाया, कुछ कमी निकाल कर भेजें, तो आप इनके अनुसार खा पी रहे हैं आप, ठीक है। अब रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च की प्रॉपर्टी को पूरे बताया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, रिपोर्ट कितना किया नहीं किया गया, ये भी है। ये नियम तो है कि पूरी रिसर्च को बताया जाए, शुरू से एंड तक सब दिया जाए, लेकिन उसके असर को जब लिखते हैं पेपर में तो उसको उतना ही लिखा जाता है जितना लिखना चाहता है इंसान, ठीक है। The situation today is that the firm that sells genetically modified seeds also sell the new fertilizers, pesticides that ensure their high। अब देखिए मॉडिफाइड सीड के साथ मॉडिफाइड फर्टिलाइजर और उसके सुटेबल पेस्टिसाइड भी आपको बताए जाएंगे, उन्हीं को आपको इस्तेमाल करके उन्हीं को इस्तेमाल करना है। आप किसी कंपनी ने मान लीजिए सीड को लिया, उसे टाइप कर लिया रिसर्च इंस्टीट्यूट से और कहा कि आप इस सीड के लिए इसी को बेचो, तो वो कंपनी उस सीड के साथ इसी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को क्या करेगा, इंप्लीमेंट भी करेगा। तो अल्टीमेटली क्या है, ये एक सुटेबल बिजनेस मॉडल हो गया, ठीक है। Farmers have no option but to buy all their inputs from the same company, making them totally dependent on the foreign multinational. This dependency increases the cost of production in agriculture commodities and developing nation। इसीलिए क्या हो रहा है, दिन ब दिन एग्रीकल्चर महंगा होते चले जा रहा है और सबको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा इसके बारे में अच्छे से, है कि नहीं। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ globalization on Indian health and एग्रीकल्चर। समझ में आपको, ये आपको लिखना है ढंग से, ठीक है। तो हमने कितना समझाया आपको समझ में आ गया होगा। तो इन 3 पैराग्राफ में जितना हमने पहले पढ़ा हुआ है ग्लोबलाइजेशन चैप्टर फूड सिक्योरिटी में, है ना, एमएनसी क्या होता है अभी हम पढ़ रहे हैं, और फूड सिक्योरिटी वगैरह हो गया, सब में आपको समझ में आ जाएगा। तो इस आंसर को आप सोच कर लिखिए, कुछ सवाल अगर बोर्ड में ऐसे आएंगे तो थिंकेबल होंगे, जिसको आपको सोच कर लिखना पड़ेगा। आपने उसको पढ़ा तो अलग सेक्शन में उसको क्या करना है, कंपाइल करना है, तो कंपाइल करना सीखिए, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।